फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल पढ़ते हैं। मटेरियल का प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कह रहा है द प्रॉपर्टीज विच कैन बी डिटरमाइंड और ऑब्जर्व्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल फोर्स और एनर्जी इज नोन एज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। देखिए कह रहे हैं यहाँ पर द प्रॉपर्टी विच कैन डिटरमाइंड और ऑब्जर्व बाय एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल फोर्स और एनर्जी। जब किसी मटेरियल पर हम लोग मैकेनिकल फोर्स या एनर्जी अप्लाई करते हैं तो उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज में क्या चेंज हो रहा है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो पहला ही हम लोग का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। देखते हैं स्ट्रेंथ क्या है। तो कह रहा है स्ट्रेंथ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेंथ क्या है? तो स्ट्रेंथ के बारे में कह रहा है कि स्ट्रेंथ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस है। किसका? बीच अ मटेरियल कैन सस्टेन विदाउट फेलियर। कह रहा है कि अगर कोई मटेरियल है इस पर मैक्सिमम स्ट्रेस लगाया जाए, मैक्सिमम स्ट्रेस लगाया जाए या मैक्सिमम स्ट्रेस क्या कहलाएगा? स्ट्रेन। कितना मैक्सिमम स्ट्रेस? तो उतना मैक्सिमम स्ट्रेस लगाया जाए जितना पर वह मटेरियल फेल ना हो, उसमें कोई फ्रैक्चर डेवलप ना हो। उस टाइप ऑफ स्ट्रेस को हम लोग स्ट्रेंथ बोलेंगे। समझ में आया दोस्तों? कह रहा है कि वह मैक्सिमम स्ट्रेंथ, वह मैक्सिमम स्ट्रेस, वह मैक्सिमम स्ट्रेस, कौन सा मैक्सिमम स्ट्रेस? जो उस बॉडी पर अप्लाई होगा। कितना मैक्सिमम? तो उतना मैक्सिमम जितना पे कि वह बॉडी फेल ना हो पाए। ठीक है, उस स्ट्रेस को हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रेंथ। समझ में आया? उस बॉडी में कोई फ्रैक्चर ना हो, कोई रप्चर ना हो, तो उस स्ट्रेस को हम उस बॉडी का स्ट्रेंथ बोलेंगे। देन कह रहा है स्ट्रेस डज नॉट डिपेंड्स ऑन मटेरियल। कह रहा है कि स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस और मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता है। स्ट्रेस मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता है। आया समझ में? चलिए आगे देखते हैं। डक्टिलिटी एंड ब्रिटलनेस। हम लोग अभी क्या पढ़े? स्ट्रेंथ के बारे में पढ़े। स्ट्रेंथ के बारे में क्या बताया गया कि स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेस है। कौन सा स्ट्रेस है? तो मैक्सिमम स्ट्रेस है। जब किसी बॉडी पर हम लोग मैक्सिमम स्ट्रेस अप्लाई करें और वह बॉडी फेल ना हो तो उस मैक्सिमम स्ट्रेस को उस बॉडी का स्ट्रेंथ बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब चलिए हम लोग डक्टिलिटी एंड ब्रिटलनेस के बारे में समझ लेते हैं। कोई मटेरियल डक्टाइल कब होगा और वह ब्रिटल कब होगा उसके बारे में देख लेते हैं। तो डक्टाइल के बारे में कह रहा है कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच अ मटेरियल गिव्स लार्ज डिग्री ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। क्या है? तो लार्ज डिग्री ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अगर कोई बॉडी दे रहा है तो वह क्या होगा? जाएगा डक्टाइल मटेरियल हो जाएगा। जैसे देखिए ये कोई बॉडी है, इस पर अगर फोर्स लगाएंगे तो यह क्या होगा? यह लार्ज डिफॉर्मेशन देगा। अगर लो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है तो क्या हो जाएगा? वह लो डक्टाइल हो जाएगा। अगर कोई बॉडी में लो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है बिफोर फ्रैक्चर तो वह क्या होगा? लो डक्टाइल होगा। अगर किसी बॉडी में हाई डक्टाइल, अगर कोई बॉडी में हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है तो बॉडी क्या हो जाएगा? हाई डक्टाइल हो जाएगा। ये बात हो रहा है बिफोर फ्रैक्चर का। यह बात हो रहा है बिफोर फ्रैक्चर का, यानी बॉडी टूटने से पहले अगर ज़्यादा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन दे रहा है तो बॉडी डक्टाइल होगा। और अगर किसी बॉडी में इलोंगेशन या डिफॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है तो वह बॉडी क्या होगा? ब्रिटल होगा।
ठीक है। तो डक्टाइल मटेरियल जो होता है वह वीक होता है शियर फोर्स में। डक्टाइल मटेरियल क्या होता है, शियर फोर्स में वीक होता है। और ब्रिटल मटेरियल क्या होता है, वह शियर फोर्स में मजबूत होता है। ठीक है, समझ में आया। डक्टाइल मटेरियल शियर फोर्स में वीक होता है और ब्रिटल मटेरियल शियर फोर्स में मजबूत होता है। अब चलिए देख लेते हैं मेलिएबिलिटी क्या है। मेलिएबिलिटी के बारे में समझ लेते हैं। तो कह रहा है मेलिएबिलिटी इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मेलिएबिलिटी भी क्या है, तो मेलिएबिलिटी भी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। बाय वर्च्यू ऑफ विच अ मटेरियल अंडरगोज लार्ज रिडक्शन इन क्रॉस सेक्शन। अगर कोई बॉडी है, कोई मटेरियल है, अगर उसके क्रॉस सेक्शन में लार्ज रिडक्शन हो रहा है, अगर मान लीजिए ये कोई बॉडी है, अगर इसके क्रॉस सेक्शन एरिया में डिक्रीज हो रहा है, पहले यह बॉडी ऐसे था, अब वह बॉडी ऐसे हो गया, क्यों, कंप्रेसिव फोर्स के कारण कह सकते हैं। उसके एरिया में, क्रॉस सेक्शन एरिया में लार्ज रिडक्शन हो रहा है, किस कारण, तो कंप्रेसिव फोर्स के कारण। तो उस टाइप ऑफ मटेरियल को क्या बोलेंगे, मेलिएबिलिटी मटेरियल बोलेंगे। ठीक है। अब देखिए कह रहा है इन दिस हैविंग हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, यानी मेलिएबल मटेरियल में क्या होता है, हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो सकता है। फिर कह रहा है कि सभी डक्टाइल मटेरियल मेलेबल हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सभी मेलेबल मटेरियल डक्टाइल ही हों। ठीक है, कह रहा है कि सभी डक्टाइल मटेरियल मेलेबल हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सभी मेलेबल मटेरियल डक्टाइल हो। समझ में आया। तो आगे देखते हैं टफनेस के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। टफनेस क्या है, तो टफनेस के बारे में कह रहा है इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। यह भी क्या है, यह भी एक मटेरियल का प्रॉपर्टी है। कह रहा है विच अ मटेरियल ऑब्जर्व मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी बिफोर फ्रैक्चर। कह रहा है टफनेस के बारे में, अगर कोई मटेरियल मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है बिफोर फ्रैक्चर होने से पहले तक वह अपने अंदर मैक्सिमम एनर्जी का स्टोर कर लेता है, तो उस टाइप ऑफ मटेरियल को हम लोग टफ बोलेंगे कि वह मटेरियल टफ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए एक ग्लास है और एक वुड है, एक शीशा है और एक लकड़ी है। अगर कोई पत्थर लेकर के उस ग्लास पे मारेंगे तो ग्लास हो सकता है कि जल्दी टूट जाए और वह वुड जल्दी नहीं टूटे। तो इसका मतलब क्या हुआ, वह ग्लास अपने अंदर एनर्जी को ऑब्जर्व नहीं कर पाया, जबकि वह लकड़ी या वुड जो था वह उस एनर्जी को अपने अंदर ले पाया, जिस कारण से वुड टफ हो गया ग्लास की तुलना में। समझ में आया। देखिए यहाँ पर एक ग्राफ बनाया गया है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो ग्राफ बनाया गया है, अगर इसके स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो एरिया हम लोग को देगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, देखिए एरिया अंडर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन गिव्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अप टू एनी सेक्शन पॉइंट रिप्रेजेंट्स एनर्जी ऑब्जर्व्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। वही बात बताएं जो ग्राफ के सहायता से बताए थे कि एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व गिव्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन
डायग्राम अप टू फ्रैक्चर इज इक्वल टू एनर्जी ऑब्जर्व्ड पर यूनिट वॉल्यूम अप टू फ्रैक्चर। यानी कहने का मतलब, मान लीजिए ये कोई स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का ग्राफ है, बना देते हैं। ये स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का ग्राफ है। तो अप टू फ्रैक्चर, ये फ्रैक्चर पॉइंट, अगर इस पॉइंट तक इस ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो एरिया अप टू फ्रैक्चर क्या देगा, तो मॉडुलस ऑफ टफनेस देगा, मॉडुलस ऑफ टफनेस देगा। सही है, समझ में आ रहा है? मॉडुलस ऑफ टफनेस देगा। कहाँ तक मॉडुलस ऑफ टफनेस देगा, तो ये ग्राफ जो है अप टू फ्रैक्चर पॉइंट, इसका जो एरिया निकालेंगे वह देगा मॉडुलस ऑफ टफनेस। अब चलिए देख लेते हैं स्ट्रेन एनर्जी के बारे में। स्ट्रेन एनर्जी क्या है, तो स्ट्रेन एनर्जी के बारे में कह रहा है कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू डिफॉर्मेशन, ड्यू टू डिफॉर्मेशन क्या कहलाएगा, स्ट्रेन एनर्जी कहलाएगा। यानी स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन फॉर डिफॉर्मेशन, जो डिफॉर्मेशन के टाइम में जो वर्क किया बॉडी, उस वर्क को, उस वर्क डन को क्या बोलेंगे, स्ट्रेन एनर्जी। देन इतना समझ में आया। देखिए स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो स्ट्रेन एनर्जी हम निकाल सकते हैं, स्ट्रेन एनर्जी हम निकाल सकते हैं कैसे, तो लोड और डिफॉर्मेशन के बीच का ग्राफ जो होगा, उसका जो एरिया होगा, उस एरिया को हम लोग स्ट्रेन एनर्जी बोलेंगे। नहीं आया समझ में, फिर से देख लेते हैं। एरिया अंडर लोड डिफॉर्मेशन ग्राफ गिव्स स्ट्रेन एनर्जी। देखिए एरिया अंडर लोड डिफॉर्मेशन डायग्राम गिव्स स्ट्रेन एनर्जी। इसके पहले हम लोग क्या पढ़ें, हम लोग पढ़े एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किस ग्राफ के बीच में था, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में था, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में था। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जो यहाँ से एरिया निकला उसको हम लोग एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बोले थे। और यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी किसके बीच में है, लोड एंड डिफॉर्मेशन डायग्राम का जो एरिया है, लोड और डिफॉर्मेशन डायग्राम का जो एरिया है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेन एनर्जी। तो यहाँ पर डिफरेंस समझ में आया। एक था एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किसके बीच का एरिया था, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का एरिया था। यहाँ स्ट्रेन एनर्जी किन के बीच के ग्राफ है, किन के बीच के ग्राफ का एरिया है, तो लोड और डिफॉर्मेशन के बीच का एरिया है। देन इतना समझ में आया। आगे चलिए देख लेते हैं। चलिए रेजिलियंस के बारे में पढ़ते हैं। रेजिलियंस क्या है, तो लोड और डिफॉर्मेशन डायग्राम विद इन द इलास्टिक लिमिट, देखिए यहाँ पर कह रहा है स्ट्रेन एनर्जी और एनर्जी ऑब्जर्व्ड बाय अ कंपोनेंट विद इन द इलास्टिक लिमिट इज नोन एज रेजिलियंस। जो स्ट्रेन एनर्जी होगा, स्ट्रेन एनर्जी किसके बीच में हम लोग पढ़े थे, स्ट्रेन एनर्जी हम लोग पढ़े हैं, लोड डिफॉर्मेशन डायग्राम का जो एरिया होता है वह स्ट्रेन एनर्जी देता है। देन यहाँ पर हम लोग रेजिलियंस के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो रेजिलियंस या प्रूफ रेजिलियंस किसको कहेंगे, तो रेजिलियंस जो है वह एरिया अंडर लोड डिफॉर्मेशन डायग्राम का जो एरिया होगा विद इन द इलास्टिक लिमिट, विद इन यानी इलास्टिक लिमिट के अंदर का जो एरिया होगा, उससे पहले का जो एरिया होगा उसको हम लोग रेजिलियंस बोलेंगे। जैसे देखिए यहाँ स्ट्रेन एनर्जी क्या,
किसका? तो एनर्जी अब्जॉर्ब्ड बाय अ कंपोनेंट विद इन द इलास्टिक लिमिट इज नोन एज रेजिलियंस। समझ में आया? ऑन रिमूवल ऑफ लोड दिस एनर्जी इज रिलीज्ड। रेजिलियंस में क्या होगा? अगर लोड हम लोग रिमूव कर देते हैं तो एनर्जी क्या होगा? रिलीज हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा वह एनर्जी। तो इसको हम लोग रेजिलियंस बोले। अब देखिए प्रूफ रेजिलियंस किसको बोलेंगे? तो प्रूफ रेजिलियंस हम लोग को होगा कि एरिया अंडर लोड डिफॉर्मेशन डायग्राम अप टू इलास्टिक लिमिट इज नोन एज प्रूफ रेजिलियंस। इज नोन एज प्रूफ रेजिलियंस। क्या? एरिया किनके बीच का? लोड और डिफॉर्मेशन डायग्राम। ये लोड हो गया, ये डिफॉर्मेशन हो गया। लोड डिफॉर्मेशन डायग्राम कहाँ तक? तो अप टू कहाँ तक? तो इलास्टिक लिमिट इज नोन एज प्रूफ रेजिलियंस। बात समझ में आई? रेजिलियंस किसको बोले और प्रूफ रेजिलियंस किसको बोले? फिर से देख लेते हैं। रेजिलियंस बोला गया कि लोड और डिफॉर्मेशन डायग्राम के बीच में जो एरिया होगा कहाँ तक? विद इन द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के अंदर तक, अंदर जो एरिया होगा वह क्या होगा? रेजिलियंस होगा। और प्रूफ रेजिलियंस क्या होगा? तो प्रूफ रेजिलियंस आपका होगा एरिया अंडर लोड डिफॉर्मेशन डायग्राम अप टू इलास्टिक लिमिट। क्या कहलाएगा? प्रूफ रेजिलियंस कहलाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देख लेते हैं। हाँ चलिए स्टिफनेस के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। स्टिफनेस क्या है? तो स्टिफनेस या किसी मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है जो डिफॉर्मेशन को रेसिस्ट करने के काम करता है। देखिए कह रहा है इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच अ मटेरियल रेसिस्ट डिफॉर्मेशन। जब किसी हम लोग बॉडी में टेंशन या कंप्रेशन डेवलप करते हैं तो उस बॉडी में एक डिफॉर्मेशन होता है। अगर उस डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए कोई इंटरनल फोर्स लगता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टिफनेस। इलास्टिसिटी क्या है? तो इलास्टिसिटी के बारे में कह रहा है इट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर स्ट्रक्चर कंपोनेंट। यह स्ट्रक्चर कंपोनेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है फॉर इलास्टिक मटेरियल स्ट्रेन विल बी वेनिस्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड। कह रहा है इलास्टिक मटेरियल में क्या होता है कि जब हम लोड को हटा देते हैं तो उस मटेरियल से स्ट्रेन गायब हो जाता है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इलास्टिसिटी। अब प्लास्टिसिटी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि प्लास्टिसिटी क्या है। तो प्लास्टिसिटी के बारे में कह रहा है कि फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए यह यूज किया जाता है। कह रहा है इट इज़ द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ मटेरियल टेंड्स टू डिफॉर्म परमानेंटली। अगर कोई मटेरियल हमेशा के लिए डिफॉर्म हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि वो मटेरियल प्लास्टिक मटेरियल था। देन समझ में आया? चलिए आगे देख लेते हैं। हार्डनेस के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। किसी बॉडी को हार्ड कब बोलेंगे और टफ कब बोलेंगे? टफ कब बोलेंगे ये हम आपको बता दिया गया। और अब हार्ड किसको बोलेंगे? हार्ड क्या होगा? तो कह रहा है रेसिस्टेंस अगेंस्ट पेनिट्रेशन इज नोन एज हार्डनेस। अगर किसी बॉडी में हम लोग पेनिट्रेट करने का कोशिश करेंगे और उस पेनिट्रेशन के अगेंस्ट अगर कोई बल लग रहा है तो उस पेनिट्रेशन के अगेंस्ट कोई रेसिस्टेंस फोर्स लगेगा जिसको हम लोग बोलेंगे कि वो बॉडी हार्ड है। अगर ज़्यादा रेसिस्टेंस लग रहा है तो बॉडी हार्ड है, कम रेसिस्टेंस लग रहा है तो बॉडी नॉर्मल है। कह सकते हैं रेसिस्टेंस अगेंस्ट स्क्रैचेज इज नोन एज हार्डनेस। या ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर किसी बॉडी को हम लोग खरोचने की कोशिश करते हैं और वो नहीं खरोचा पा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? वो बॉडी हार्ड है। अब चलिए क्रीप के बारे में समझ लेते हैं। क्रीप क्या है? तो क्रीप के बारे में कह रहा है क्रीप ड्यू टू विच अ मटेरियल डिफॉर्म कंटिन्यूअसली। कह रहा है
क्रीप के द्वारा क्या होता है, मटेरियल कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होता है अंडर, किसके अंडर, डेड लोड, ओनली डेड लोड के कारण, लाइव लोड नहीं, ओनली डेड लोड के कारण, या कह सकते हैं कांस्टेंट स्ट्रेस के कारण, एट एन एलिवेटेड या कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर या बढ़ते हुए टेम्परेचर पर डेड लोड के कारण अगर किसी बॉडी में कंटिन्यूअसली डिफॉर्मेशन ऑब्जर्व किया जाता है तो वह किस कारण होता है, क्रीप के कारण होता है। मैंने समझ में आया। अब चलिए देख लेते हैं फटीग। फटीग क्या है, फटीग लोड कह रहे हैं लोड चेंज ऑन इट्स मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन और बोथ आर नोन एज फटीग लोड। अगर कोई बॉडी है उस पर लोड लगाया जा रहा है और मान लीजिए यह लोड है P, इसका मैग्नीट्यूड है 10 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन। अगर यह लोड इस बॉडी के वाई एक्सिस पे लग रहा है, ये चेंज होकर के एक्स एक्सिस पर लग जाए तो इस कारण जो बॉडी में डिफॉर्मेशन होगा तो इस तरह के लोड को हम लोग फटीग लोड बोलते हैं। मतलब कि यदि इस लोड में डायरेक्शन या इस लोड का मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया जाए तो लोड क्या होगा, फटीग लोड होगा। तो उस लोड को हम लोग फटीग लोड बोलते हैं। अब चलिए इंड्योरेंस लिमिट के बारे में देख लेते हैं। तो कह रहा है इट इज़ अ वैल्यू ऑफ स्ट्रेस। इंड्योरेंस लिमिट क्या है, तो इंड्योरेंस लिमिट भी एक स्ट्रेस है। कैसा स्ट्रेस है देखिए, तो कह रहा है इट इज़ कम्प्लीटली रिवर्स्ड स्ट्रेस। ये क्या है, तो कम्प्लीटली रिवर्स स्ट्रेस है विच a material can carry for infinite number of cyclic load। कह रहा है जो मटेरियल क्या कैरी करता है, तो नंबर ऑफ साइक्लिक लोड कैरी करते हैं। अब कह रहा है कि इट इज ऑल्सो नोन एज फटीग स्ट्रेंथ। इंड्योरेंस लिमिट को और क्या बोला जा सकता है, फटीग स्ट्रेंथ भी बोला जा सकता है।